ओके एनपीए 26/3/2026 पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 26 मार्च 1974 को शुरू हुआ था। ठीक है, चिपको लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? गौरा देवी। गौरा देवी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, करंट अफेयर का फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखना कि रिसेंटली अभी गौरा देवी की 100वीं वर्षगांठ पे उनके नाम का डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, डाक टिकट। पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद गौरा देवी। गौरा देवी एक बुक बनी थी चिपको, चिपको द फॉरेस्ट क्राई। फॉरेस्ट क्राई किसने लिखी थी? पामेला रूक्स। पामेला रूक्स। एक रचना भी थी फॉर ये चिपको से संबंधित, चिपको आंदोलन। पुस्तक का नाम था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन अनुपम मिश्र ने लिखी थी। अनुपम मिश्र ने लिखी थी। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे से 1982 में मिला। इसके अलावा इन्हें और भी पुरस्कार मिले। पद्मश्री 2005 में, पद्म भूषण 2005 में, और पद्मश्री मिला है 1986 में। सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित पद्म भूषण विभूषण कब मिला? 2005 में ही पद्म भूषण मिला इन्हें। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। इसके अलावा 26 मार्च 1974 रेणी गांव से शुरू हुआ था। रेणी गांव से 1972 में ही ये शुरू हो गया था ये आंदोलन। और रेणी गांव की थी गौरा देवी, विधवा महिला थी एक, और ये भोटिया जनजाति की एक महिला थी। और कोई बात चिपको मूवमेंट के संबंध में? अच्छा, चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, जो यूपी गवर्नमेंट है, तब हम यूपी के हिस्से थे, तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, जो मानक थे पेड़ काटने के, उसको नजरअंदाज करके पेड़ों को काटने को कह दिया था। पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों के कॉन्सेप्ट में है 60% वन होने चाहिए पर्वतों में, 20% वन होने चाहिए मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में। तो मैदानी क्षेत्रों में कम है, पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा पेड़ होने चाहिए क्योंकि भूस्खलन से रक्षा हो सके। लेकिन यहां पर जो ठेकेदार हैं उन्होंने इसकी अवहेलना की और वो पेड़ काटने पहुंच गए। पेड़ काटने पहुंचे तो गौरा देवी और उसकी सहयोगी महिलाओं द्वारा पेड़ों से चिपक गई और कहा पहले हमें काट लो, उसके बाद पेड़ों को काट लेना। तो ये थी गौरा देवी। गौरा देवी का 1977 के टाइम पे ये नारा था चिपको मूवमेंट का। क्या नारा था? हिमालय पर क्या है जंगल के उपकार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और व्यार जिंदा रहने का आधार। इसके अलावा एक और नारा है चिपको मूवमेंट का, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। हाँ, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, ये है बदले सरकार। तो मोटा मोटा ये हो गया हमारा चिपको मूवमेंट। 26 मार्च 1974 रिसेंटली डेट थी तो इसीलिए हम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2। राज्य में गौरा देवी का संबंध? हाँ, राज्य में गौरा देवी का संबंध तो हाँ क्लियर है, हमें चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है गौरा देवी। नंबर 3, राज्य में रक्षा सूत्र आंदोलन सुरेश भाई कब शुरू हुआ था? 1994। नेता थे सुरेश भाई इसके, 1994 में शुरू हुआ था। रक्षा सूत्र आंदोलन में भी वही था। रक्षा सूत्र ये था, जगह का क्या नाम था? टिहरी की भिलंगना घाटी। और जंगल का क्या नाम था उस जंगल का जहां पर पेड़ों में आज भी संख्या पड़ी हुई है? एक कौन सा गांव? रयाला के जंगल। तो रयाला के जंगलों में वही, इसमें भी वही कहानी है कि रयाला गांव के लोगों द्वारा जब ठेकेदार या नीलामी के बाद वो पेड़ काटने आए तो इन्होंने पेड़ों में क्या बांध दिया? रक्षा सूत्र बांध दिया। और रक्षा सूत्र बांध दिया तो पेड़ों की नीलामी तो हो चुकी थी, उनमें हैमर पड़ चुका था, उनमें नंबरिंग हो गई थी पेड़ों में। लेकिन आज भी वो पेड़ कटे नहीं है, उनमें हैमरिंग वैसी की वैसी है, पेड़ नहीं कटे हुए, रक्षा सूत्र बांध दिया था। ये रक्षा सूत्र आंदोलन था 1994 में भिलंगना घाटी में, टिहरी में शुरू हुआ था, रयाला गांव के जंगलों में। ये कंडीशन है आज के टाइम पे। सुरेश भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रक्षा सूत्र आंदोलन, इसका कोई नारा भी था? क्या था नारा? जंगल बचे रहेंगे तो राष्ट्र बचेगा। हाँ, जंगल बचेंगे तो राष्ट्र बचेगा, जंगल बचेंगे तो राष्ट्र बचेगा, बचेंगे तो राष्ट्र बचेगा, तो राष्ट्र बचेगा।
इस तरह से मतलब हमारे राज्य के कई ऐसे पर्यावरणविद हुए, पर्यावरण प्रेमी हुए हैं, जिन्होंने जंगलों के लिए अपनी जानों की आहुति देने की भी कोशिश की है। लेकिन आज के समय में जंगलों की बहुत ही बुरी दशा हो चुकी है। हर किसी को बस अपने प्रॉफिट से मतलब है आज के टाइम पे, तो जंगलों की कोई होश खबर किसी को नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार किन धर्मों में मतांतरण करने वाले लोगों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता अच्छा, है? हिंदू, बौद्ध और सिख। बौद्ध, सिख, तो ये 3 संप्रदाय हैं जो कि ट्रांसफर होंगे, जिनमें जो इन 3 संप्रदायों में ट्रांसफर होगा, कन्वर्ट करेगा अपना रिलीजन, उसको ही केवल अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्य जो क्रिश्चियनिटी है, इसके अलावा हमारा मुस्लिम धर्म है, उसमें अगर ट्रांसफर करता है कोई, अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो उन्हें फिर लाभ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5। राज्य आंदोलन के इतिहास में किस एक को लौह महिला के नाम से जाना जाता है? सुशीला बलूनी को कहा जाता है लौह महिला। राज्य आंदोलन, राज्य को पृथक राज्य कराने के संबंध में जो आंदोलन हुआ था, सुशीला बलूनी लौह महिला। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं आप, उसमें आपने देखा होगा रुद्रपुर में है पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7। राज्य में हरिपुरा डैम का संबंध है बकरा नदी से। बकरा नदी यूएस नगर में कहा? यूएस नगर ही लिखा था, उधम सिंह नगर में बकरा नदी। हरिपुरा डैम, या फिर इसे और किस नाम से जानते हैं? बौर जलाशय भी कहते हैं ना इसे, बौर जलाशय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8। इंद्रावती की एक हाँ, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है, इंद्रावती नदी के ही नाम पे है, इंपॉर्टेंट नदी है, ध्यान रखना। इंद्रावती नदी बस्तर के पठार में मिलेगी, है ना, बस्तर पठार। अच्छा, छत्तीसगढ़ में। एक बार जरा सा इसको देख लेते हैं। ये है हमारा पूरा दंडकारण्य पठार। इसके 2 भाग हैं, छत्तीसगढ़ का पठार और, लेकिन क्या नाम है? बस्तर का पठार और कालाहांडी का पठार। बस्तर का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा। ये उल्टा बना दिया मैंने फिर से। बस्तर का पठार किस साइड था? ठीक है, ये सही बनाया। फिर ये छत्तीसगढ़ में होगा या उड़ीसा में? उड़ीसा में है। यहां पर बहती है इंद्रावती नदी, और इधर बहती है एक नदी, कौन सी लेक नदी? सबरी और सिलेक नदी। सबरी और सिलेक 2 नदियां हैं, सिलेक नदी और सबरी नदी। अच्छा, ये इंद्रावती का, ये जो बस्तर का पठार है, ये अपने किस अयस्क के लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। और जो कालाहांडी का पठार है वो फेमस है बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, दंडकारण्य का पठार। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तृत है, बस्तर का पठार और कालाहांडी का पठार। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मनभक्ता राज्य में किस जनजाति? मनभक्ता। क्वेश्चन नंबर 9 है मनभक्ता। तो थारू जनजाति से संबंधित है मनभक्ता। मनभक्ता क्या होता है? मनभक्ता थारू कहते हैं, जो कि योग्यतम पुरुष हो या फिर सभ्य जो होता है परिवार का, उसको मनभक्ता कह दिया जाता है, सभ्य। अच्छा, थारू जनजाति से संबंधित एक पॉइंट बताते चलेंगे। नंबर 1, थारू यूएस नगर में पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, किरात वंशी है और मात्र सत्तात्मक होती है, और तलाक का अधिकार केवल महिलाओं को होता है। इनका एक होली के समय पे एक डांस होता है, खिचड़ी नृत्य। और जो हमारा ये दीपावली होती है उसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा इनके घर के आगे, घर के सामने मंदिर, सामने भूमिया देवता का मंदिर होता है, इसके अलावा इनका मछली भात फेमस है, मछली भात इनका प्रमुख फेमस है। और इसके अलावा जाड़ इनकी मदिरा है। और बजहर नाम का त्योहार, बजहर, बहुत बढ़िया, बजहर त्योहार। और बताओ? बदला विवाह, 3 टिकठी, बदला 3 टिकठी, पक्की पौड़ी, बात कट्टी, अपना पराया। ये इनके विवाह की रस्में हैं। 3 टिकठी में क्या करते हैं? तारीख तय, मतलब पक्की हो जाती है, तारीख पक्की हो जाए। पक्की पौड़ी में क्या करते हैं? एक उसमें सगाई करते हैं ना, एक इसमें करते हैं सगाई, अपना पराया में सगाई की रस्म होती है, सगाई की।
और इसके अलावा जो तारीख तय होती है वो तारीख तय हो जाती है 5 कट्टी में। पक्की पौड़ी में ये मतलब फिक्स कर देते हैं, शादी फिक्स हो जाती है ना। ये तो था। लठ भरवा भोज किस जनजाति से संबंधित है? लठ भरवा भोज थारू जनजाति से संबंधित है। और पॉइंट चाला चाला क्या होता है? विवाह उपरांत लड़की द्वारा, हाँ, लड़की का विवाह के बाद ससुराल जाने की प्रथा को चाला कहते हैं। और अगर ये लड़की चाला जैसे नहीं हुआ होता है, ये लड़की अपने मायके में ही रहती है, इसका पति अगर गुजर जाता है तो उस स्थिति में उसका पिता करवाता है लठ भरवा भोज। नेक्स्ट अगला पॉइंट, झुमड़ा एक नृत्य है फेमस। झुमड़ा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इनके प्रमुख देवता, हाँ देवता, पछावन देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। देवता पछावन, खड़गाभूत, भूमिया, कलुआ, राकत, कारोदेव। एक देवी भी थी इनकी कोई, नगरियाई देवी इनकी प्रमुख देवी होगी। और बताइए अगला पॉइंट, और बताइए थारू जनजाति। थार से आए थे ऐसा माना जाता है, थार मरुस्थल से आए थे, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और एक कहानी इनके बारे में ये है, इनसे थर थर कांपते थे। जब ये हल्दी घाटी के युद्ध में गए थे तो लोग इनसे थर थर कांपते थे, तो इसलिए थारू नाम पड़ गया इनका, तो थार जनजाति। और इनकी फसल रक्षा की देवी, हाँ फसल रक्षा की देवी कौन सी देवी? जगमापिया देवी फसल की देवी है ये, फसल। और बताइए, हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बोलिए क्वेश्चन नंबर 10। जल संरक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली नाड़ी, ईरी, टका, झलरा जैसी विधियों के समान भारत राज्य में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? चाल खाल विधि का प्रयोग किया जाता है। चाल खाल में क्या होता है? गड्ढे बनाए जाते हैं, सीढ़ीदार क्षेत्रों में जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर ये सब काम किया जाता है। जल बारिश गिरेगा, यहाँ पे अगर चाल खाल बनाए रखेंगे, मतलब गड्ढे करे रखेंगे इन जगहों पे, तो क्या होगा? पानी का संरक्षण ये बढ़ता रहेगा। और रिसेंटली फिर वाटर टेबल जो होती है, जल का जो स्तर होता है, वाटर टेबल बोलते हैं उसे, वो बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, और इसमें हाँ ये सब कहाँ की है? नाड़ी कहाँ की है? राजस्थान की है। ईरी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। टका कहाँ की है? राजस्थान की है। और झलरा कहाँ की है? जोधपुर राजस्थान की है। ये 15वीं शताब्दी के आसपास की है झलरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है? आर्टिकल 342। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुसूचित जाति आयोग का प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 338 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य के संदर्भ में झटेला टेकुआ प्रथाएं खसों से संबंधित है। शुरुआती दौर में एक अगला क्वेश्चन भी है, उसको साथ में देख लेते हैं। स्कंद पुराण में केदार खंड में किरातों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भिल्ल शब्द प्रयोग किया गया है। भिल्ल शब्द, कोल किरात, खस, ये जो है, ये जनजातियां जो हैं, ये राज्य की पूरा जातियां हैं, पूरा जनजातियां हैं। सबसे शुरुआत में जब हम राज्य में कोई भी राजवंश वगैरह के बारे में नहीं पढ़ते तो कोल किरात खसों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो उसी में से है ये किरात। और ऐसा भी माना जाता है महाभारत काल की जनजातियां हैं ये। ठीक, महाभारत काल में हम एक कहानी पढ़ते हैं ना, एक कहानी ये है कि जो अर्जुन का पुत्र था उसका नाम क्या था? अभिमन्यु का विवाह एक स्त्री से हुआ था, उसका नाम था उत्तरा जो थी वो किरात वंशीय थी, किरातों की पुत्री थी। ये वर्णन मिलता है हमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। खेलो इंडिया, कुछ छूटा तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 15, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 कहाँ आयोजित होंगे? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अरुणा शानबाग केस किससे संबंधित है? इच्छा मृत्यु। देखिए इच्छा मृत्यु दो टाइप की होती है, कल डिटेल में चर्चा करूंगा। इच्छा मृत्यु दो टाइप की होती है, एक तो होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। तो पैसिव यूथेनेशिया जिसमें केवल दवाइयां छुड़ा दी जाती हैं और वो गुजर जाता है, तो उसी से संबंधित है। भारत में पैसिव यूथेनेशिया को अभी अलाउ हो चुका है। जो हरीश राणा का केस है, पैसिव यूथेनेशिया उसमें दिया गया, तो इसी से संबंधित है अरुणा शानबाग। इसको नहीं मिला था, 2011 का केस है ये अरुणा शानबाग का। 2015 में इसकी मृत्यु हो जाती है अरुणा शानबाग की। तो ये केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेशिया देने से इनकार कर दिया। मरने का अधिकार एक संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अब जाके वो एक दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हुआ है, जिसमें इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेशिया एक्टिव हुआ है। कल हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित होंगे? क्वेश्चन नंबर 17, अहमदाबाद में होंगे। कब?
30 में। अभी ये 4 साल बाद होते हैं। इनको कॉमनवेल्थ को राष्ट्रमंडल भी कहते हैं, हिंदी में राष्ट्रमंडल कहेंगे ना, राष्ट्रमंडल खेल। ये जुलाई अगस्त के समय पे होते हैं। हाँ, जुलाई और अगस्त के समय पे होते हैं ये खेल, और हर 4 साल बाद होते हैं। तो अभी 2026 में जो ये खेल हैं ये होंगे ग्लासगो में, ग्लासगो स्कॉटलैंड। फिनी इसका शुभांकर है, फिनी नाम है उसका। फिनी क्या है? एक सींग वाला घोड़ा। तो इसका शुभांकर है, शुभांकर। 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने हैं, 2026 में अभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार लाजनो क्राजना होराइको 2025 का। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा। 1909। ऐसा व्यक्ति, कितने साल की उम्र थी इसकी? 18 वर्ष की उम्र में। बहुत सबसे कम उम्र में मृत्यु हुई है इसकी, मतलब फांसी की सजा हुई है। और ऐसा ये क्रांतिकारी है जिसको फांसी की सजा भारत में भी नहीं, न अपना देश नसीब हुआ, न इसके परिवार वालों ने इसको अपनाया। ऐसा क्रांतिकारी वीर है भारत का। 1909 का समय था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुस्तक नंदा के जागर किसकी रचना है? बसंती बिष्ट को नंदा के जागर की ये नंदा के जागर इसकी रचना है। ये राज्य में किससे संबंधित है? ये महिला जागर गायन से संबंधित है, ये महिला। और इसके अलावा रिसेंटली अभी यूपी गवर्नमेंट ने ये पुरस्कार भी दिया है 2025 में। अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने एक पुरस्कार दिया है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को कौन सा पुरस्कार है, वीडियो में मेंशन कर दूंगा मैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अच्छा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। जागर गायिका है ये। एक बसंती बिष्ट है ये, बस एक बसंती देवी भी पढ़ी थी हमने पद्मश्री के लिए, वो कोसी बचाओ अभियान के लिए थी। ठीक, 2022 में पद्मश्री उसे दिया गया था। बसंती देवी, बसंती बिष्ट में अंतर याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, झलताल जिसे सूपताल भी कहा जाता है, कहाँ है? चमोली में है। चमोली में कौन सा ताल है? झलताल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मसूरी की सर्वोच्च चोटी। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा। मसूरी की सबसे, क्वेश्चन नंबर कितना है? 21। लाल टिब्बा है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी गन हिल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। दूनागिरी मेला अल्मोड़ा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर सुरक्षा अधिनियम 14 वर्षों की सजा का प्रावधान है। 14 वर्षों की सजा का प्रावधान है। पहले 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था। 2019 में ट्रांसजेंडर अधिनियम आया था, उसी में अभी संशोधन किया गया है, इसमें 14 वर्ष की सजा का प्रावधान किया है। इसके अलावा जो वो है, क्या कहते हैं, हिजड़ा, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, शब्दावलियां, इनके अंतर्गत LGBTQ ये जो कम्युनिटी है, इसके तहत जो नाम वगैरह है उसमें भी संशोधन किया है कि किसको ट्रांसजेंडर के अंदर रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा। तो कुछ शब्द इस टाइप के भी हैं, उसमें भी चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट अगला थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टीटीकाका कहां मिलेगी? दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया के बीच में यहाँ पे मिलेगी टीटीकाका लेक, नौकागम्य झील है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टीटीकाका झील। लानोस घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? यहीं पे ऊपर की तरफ एक और देश मिलेगा दक्षिण अमेरिका में ही, उसका नाम है कोलंबिया में लानोस घास के मैदान पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बहमनी राज्य के विघटन के बाद एक सल्तनतों का उदय हुआ, उसको किस नाम से, कौन कौन सी सल्तनतें बनी थी? तो पहले तो बात कर लेते बहमनी साम्राज्य। 1347 ईस्वी में हसन गंगू नाम का आदमी था, जिसने बहमनी साम्राज्य, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पे बैठा था और इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना के अंतर्गत एक विशेष कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य मिलेगा कहाँ? ये है भारत का ये जो एरिया है, ये है बहमनी साम्राज्य। यहाँ विजयनगर साम्राज्य था और इसके अंतर्गत ये गोलकोंडा हो गया, ये बीजापुर हो गया। बीजापुर को ही हरा के शिवाजी जीते थे ना बीजापुर में, वहां से उन्होंने अहमद आदिल शाह यहाँ का शासक था, आदिल शाही को खत्म किया था, इन्होंने हरा दिया था इसे। तो ये है साम्राज्य भारत, दक्षिण भारत के अंतर्गत, दक्कन के अंतर्गत ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं ये है बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य का एक शासक था जिसके समय में एक विदेशी यात्री आया था, रूसी यात्री। वो किसके समय आया था? कौन था वो रूसी यात्री का क्या नाम था?
निकेतन 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 किसके समय पे आया था? तजुद्दीन फिरोज हम्म तजुद्दीन फिरोज तजुद्दीन फिरोज तजुद्दीन फिरोज के समय पे आया था। और इसके अलावा इसका अंतिम शासक कौन था इस साम्राज्य का? कलीमुल्ला 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 इसका अंतिम शासक था। इसके बाद जो ये साम्राज्य विघटन हुआ ये 5 भागों में टूट गया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, बरार। कितने हुए? 5 हो गए ना, बीदर बरार। तो इन 5 भागों में टूट गया, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर और बरार। हो गया, थैंक यू। और एक क्वेश्चन ये था कि जागर संरक्षण, अच्छा जागर गाय का हमने बात की थी ना, ये धंधा के जागर, तो जागर दिवस कब मनाया जाता है राज्य में? जागर दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। राज्य में जागर दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को।